अब जो 8 अनुसूचियाँ मूल संविधान में शामिल थी उन्हें क्रमशः एक एक करके हम देखते हैं। तो जो हमारी पहली अनुसूची है उसमें बताया गया है संघ और राज्यों के नाम के बारे में। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 यूटीज़ हैं। यूटीज़ का मतलब अब तक आप समझ चुके होंगे अगर आपने पहला वीडियो देख लिया है तो, या यहाँ पर समझ लीजिए कि यूनियन टेरिटरीज यानी संघ शासित प्रदेश। तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 यूटीज़ हैं। देखिए ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है कि चाहे पहली अनुसूची हो या पहला भाग हो या पहला अनुच्छेद हो, सभी में एक ही बात की गई है, संघ और राज्यों के नाम के बारे में या संघ और राज्यों के राज्य क्षेत्र के बारे में। तो आपसे चाहे पहली अनुसूची पूछे, चाहे पहला भाग पूछे, चाहे पहला अनुच्छेद पूछे, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पूछे, आपको बताना है कि इनमें बात की गई है संघ और संघ के राज्य क्षेत्र के बारे में या संघ और राज्यों के नाम के बारे में। तो अब आते हैं दूसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में बात की गई है वेतन और भत्तों के बारे में। तो कौन कौन से पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों के बारे में बात की गई है दूसरी अनुसूची में, ये समझिए। देखिए इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, विधानसभा, जिन राज्यों में विधान परिषद है उन राज्यों की विधान परिषद, और ये जो कैग है यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सब के वेतन और भत्तों की बात दूसरी अनुसूची में की गई है। यहाँ पर देखिए ये जो शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है ये आपको समझ लेना है। LS मतलब लोकसभा, RS मतलब राज्यसभा, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, HC मतलब हाई कोर्ट, VS मतलब विधानसभा, VP मतलब विधान परिषद और CAG मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इन सब के वेतन और भत्तों की बात दूसरी अनुसूची में की गई है। अब तीसरी अनुसूची में आते हैं। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों की जो शपथ होती है उस शपथ के बारे में बात की गई है। तो किस किस की शपथ के बारे में बात की गई है तीसरी अनुसूची में, ये समझिए। इसमें देखिए जो C और S लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके सभी मंत्रियों की, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके सभी मंत्रियों की, इसके अलावा जो संसद और विधानमंडल के सभी सदस्य और उम्मीदवार हैं उनकी शपथ की बात भी तीसरी अनुसूची में की गई है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी, जो हाई कोर्ट है, जो कैग है, इन सब की शपथ की बात भी तीसरी अनुसूची में की गई है। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो तीसरी अनुसूची है या जो शपथ वाली अनुसूची है उसमें किस पदाधिकारी की शपथ की बात नहीं की गई है। तो आपको याद रखना है कि इसमें देखिए ऊपर मैंने अभी आपको बताया था कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और ये सब शामिल हैं जब वेतन और भत्तों की बात की जा रही थी। लेकिन जब शपथ की बात की जा रही है तो इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल का नाम मैंने कहीं भी नहीं लिखा है। आपको ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है कि जो राष्ट्रपति है और जो राज्यपाल है उनकी शपथ की बात तीसरी अनुसूची में नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि इनके लिए अलग से आर्टिकल हैं, यानी इनके शपथ की बात अलग से आर्टिकल्स में लिखकर की गई है। जब हम राष्ट्रपति और राज्यपाल वाला टॉपिक देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि इनकी शपथ की बात अलग से अलग आर्टिकल्स में की गई है, इसलिए इनकी शपथ की बात तीसरी अनुसूची में नहीं की गई है। तो आपसे इस अनुसूची से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा कि तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है। तो आप कहेंगे कि शपथ, यानी विभिन्न पदाधिकारी जो हैं उनकी शपथ की बात तीसरी अनुसूची में की गई है। कौन से पदाधिकारी की शपथ की बात तीसरी अनुसूची में नहीं की गई है? तो ये दो आपको याद रख लेने हैं कि ना तो राष्ट्रपति की शपथ की बात की गई है तीसरी अनुसूची में और ना ही राज्यपाल के शपथ की बात की गई है। फिर हमारी अगली अनुसूची है अनुसूची 4। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, इसकी बात की गई है। तो देखिए आपको ये बात पता होगी कि जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर अलग अलग सीटें अलग अलग राज्यों को दी गई हैं। जैसे यूपी को सबसे ज़्यादा सीटें दी गई हैं क्योंकि यूपी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, तो यूपी को सीटें दी गई हैं 31,
सबसे कम में आप याद रख लीजिए गोवा को, जैसे गोवा को सिर्फ 1 सीट दी गई है। या जो 7 सिस्टर्स हैं यानी नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं उनमें असम को छोड़ करके, असम को 7 सीटें दी गई हैं, लेकिन असम को छोड़ करके जैसे नागालैंड, जैसे मणिपुर, जैसे अरुणाचल प्रदेश, AP लिख लीजिए आप, जैसे अरुणाचल प्रदेश, जैसे मेघालय, जैसे मिज़ोरम, जैसे त्रिपुरा, जैसे सिक्किम, इन सब को भी राज्यसभा में सिर्फ 1 सीटें दी गई हैं। तो ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस राज्य को कितनी सीटें दी गई हैं। तो इसमें आपसे या तो प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे अधिक किसको दी गई हैं, या यूपी को कितनी दी गई हैं, तो 31 और 1 वाला पूछा जा सकता है। तो ज़्यादातर गोवा पूछा जाता है, लेकिन आपको नॉर्थ ईस्ट के भी सारे स्टेट याद रखने हैं। असम का याद रखिएगा 7, बाकी जिसका भी पूछे उस सब का 1। इसमें और अगला जो प्रश्न बन सकता है वो बन सकता है कि चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो हमारी अगली अनुसूची है अनुसूची 5। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई है। तो देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं वो कई राज्यों में फैले हुए हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो यहाँ के राज्यपाल होंगे उन राज्यपालों को कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ दी गई हैं। अतिरिक्त शक्तियों का मतलब ये है कि जो अदर स्टेट हैं या जो अन्य राज्य हैं उन राज्यों के जो गवर्नर हैं उनको ये शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं जो इन राज्यों के राज्यपालों को प्राप्त हैं। इनको कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो जहाँ जहाँ अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ के राज्यपाल ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कानून बनाया है या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कानून बनाया है तो उस कानून को इन क्षेत्रों में लागू करना है या नहीं करना है, ये डिसाइड कर सकता है राज्यपाल यानी गवर्नर इन स्टेट्स का, ठीक है। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात तो यही याद रखनी है आपको कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई है। दूसरी बात, यहाँ के जो राज्यपाल हैं यानी यहाँ के जो गवर्नर हैं उनको एक अतिरिक्त शक्ति प्राप्त है। वो शक्ति क्या है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया है तो उस कानून को इन क्षेत्रों में लागू करना है या नहीं करना है, ये यहाँ का गवर्नर डिसाइड कर सकता है। फिर हमारी अगली अनुसूची है अनुसूची 6। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उन जनजातियों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। अब ये अलग से इसलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ जनजातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा जनजातीय क्षेत्र हैं, इसलिए असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम का प्रशासन अलग से दूसरी अनुसूची में रखा गया है। और इनको आपको याद रखना होगा क्योंकि प्रश्न यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है कि कौन कौन से स्टेट हैं जिनके प्रशासन की बात 6वीं अनुसूची में की गई है, या आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि असम या मेघालय या त्रिपुरा या मिजोरम के प्रशासन की बात कौन सी अनुसूची में की गई है, तो आप कहेंगे 6वीं अनुसूची में। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन कौन से स्टेट हैं जिनके प्रशासन की बात की गई है अनुसूची 6 में, तो आप कहेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और इसे एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं, अमे त्रिमी यानी असम, में से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। तो इस ट्रिक को भी आप याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है अमे त्रिमी, इससे आप बहुत आसानी से याद रख पाएंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर देखिए अगली अनुसूची है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है, यानी जो केंद्र है सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो राज्य हैं स्टेट्स हैं यानी जो उन सभी के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी, यानी कौन कौन से विषय पर वो कानून बना सकते हैं, इनका जिक्र किया गया है 7वीं अनुसूची में। तो एक तो यहाँ पर आपको लिखना है कि एक तो यहाँ पर शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है 7वीं अनुसूची में, और इसी में बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से विषयों में
कानून बना सकती है, कौन कौन से विषयों में कानून बनाएगी राज्य सरकार, और कौन कौन से विषयों में दोनों कानून बना सकते हैं, इसी में बताया गया है। तो तीनों सूचियाँ बताई गई हैं। पहली सूची है संघ सूची, दूसरी राज्य और तीसरी समवर्ती सूची। तो देखिए इसमें जो संघ सूची है उसमें संघ सरकार कानून बनाएगी, जो राज्य सूची है उसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी, और जो समवर्ती सूची है उसमें संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। तो देखिए संघ सूची में पहले जो मूल संविधान था उसमें विषय थे 97, यानी 97 विषय ऐसे थे जिनमें संघ सरकार कानून बना सकती थी। लेकिन वर्तमान में कुल 100 ऐसे विषय हैं जिन पर संघ सरकार कानून बना सकती है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो राज्य सरकार है वो पहले 66 विषय ऐसे थे जिन पर कानून बना सकती थी, अब 61 विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में पहले विषय थे 47, अब 52। तो जो समवर्ती सूची है उसमें जो 5 अतिरिक्त विषय जोड़े गए, यानी 47 से 52 हुए तो 5 अलग से विषय जोड़े गए। ये जो 5 विषय अलग से जोड़े गए, इन्हें किन संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया है, ये आपको याद रखना है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो ये नए विषय जो 5 थे इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। और ये कौन कौन से विषय थे? तो पहला विषय है शिक्षा, दूसरा वन्य जीव का संरक्षण, बाट और माप, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर सभी न्यायालयों का न्याय प्रशासन और गठन। एक अनुसूची और बची हुई है जो हमारी लास्ट अनुसूची है, 8वीं अनुसूची। इसमें राजभाषाओं की बात की गई है। तो जो मूल संविधान था उसमें राजभाषाओं का दर्जा 14 भाषाओं को दिया गया था। जो वर्तमान संविधान है उसमें 22 भाषाओं को राजभाषाओं का दर्जा दिया गया है, यानी 8 जो भाषाएं हैं उनको बाद में जोड़ा गया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट जो वीडियो है वो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए।